नमस्कार, पब्लिक इंटरेस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं जोगिंदर पटियाल। विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान, ये नाम आपको याद होगा। करीब 5 साल पहले पाकिस्तान में घुसकर उसने F-16 को मार गिराया था, लेकिन हमारा पायलट पाकिस्तान के कब्जे में था। बाद में पाकिस्तान ने उन्हें छोड़ा था। इस बीच क्या हुआ था? भारत ने पाकिस्तान को स्ट्रॉन्ग एक्शन वाला क्या मैसेज दिया था? पाकिस्तान में कैसा रिएक्शन था? ये सारी बातें एक किताब के जरिए बाहर आई हैं। किताब पाकिस्तान के भारत के राजदूत अजय बिसारिया ने लिखी है। आज एक्सक्लूसिव में अजय बिसारिया की जुबानी पायलट अभिनंदन के एपिसोड की पूरी कहानी तो कांग्रेस में अंदर खाने भी बुनी जा रही है। सीट शेयरिंग के मुद्दे पर इंडिया अलायंस में कांग्रेस दूसरे दलों को साथ लाने की कोशिश कर रही है, लेकिन कांग्रेस के नेता ही सीटों का मोह नहीं छोड़ पा रहे हैं। अपनी राजनीति चमकाने के लिए राहुल की प्लानिंग में पलीता लगा रहे हैं। पंजाब में सिद्धू क्या करने वाले हैं? आला कमान कैसे हैंडल करेगा? सिग्नेचर स्टोरी में आज ये पूरा रायता आपको दिखाना है। बात तो आज हरियाणा के स्कूलों की भी होगी। खट्टर सरकार ने अचानक 700 से ज्यादा प्राइमरी स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया है। अब इनमें पढ़ने वाले हजारों बच्चों का क्या होगा? राज्य सरकार ने भरी सर्दी के दौरान ऐसा क्यों किया? कॉलिंग कार्ड में ये आज पता लगाएंगे। बताना और दिखाना तो अयोध्या की तैयारियों के बारे में भी है आपको। वहां बड़ी जोर शोर से तैयारी चल रही है। योगी सरकार के एक फैसले की भी बड़ी चर्चा है। 22 जनवरी को यूपी के सारे स्कूल बंद कर दिए जाएंगे, यानी बंद रहेंगे। लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो प्राण प्रतिष्ठा का इंतजार कर रही हैं। वो चाहती हैं शुभ मुहूर्त में उनके घर किलकारियां गूंजे, और इसके लिए वो क्या कर रही हैं या क्या करने वाली हैं, ये आपको पब्लिक इंटरेस्ट में आज बताएंगे। पब्लिक इंटरेस्ट में आज सबसे पहले बात कत्ल की उस रात की करनी है जिसके खौफ से पाकिस्तान ने भारत के आगे घुटने टेके थे। 2019 में भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन के पाकिस्तान में कैप्चर होने के बाद क्या हुआ था? भारत के किस दबाव में पाकिस्तान ने सरेंडर किया था और अभिनंदन को सही सलामत रिहा किया था? पाकिस्तान में भारत के उच्चायुक्त अजय बिसारिया की किताब आई है जिसका नाम है एंगर मैनेजमेंट, द ट्रबल्ड डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इस किताब में उन्होंने तफसील से लिखा है कि पाकिस्तान को यकीन नहीं हो रहा था कि अगर वो अभिनंदन को नहीं छोड़ेगा तो भारत उस पर हमला कर सकता है। अगर हम बात करें इमरान खान की और जनरल बाजवा की, तो उन दोनों के बीच लगातार ये बात हो रही थी। भारत के एक्शन से उनके होश उड़े हुए थे। ये बताएं, उससे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि आखिर 26 फरवरी से लेकर 1 मार्च तक भारत और पाकिस्तान के बीच इतने तल्ख रिश्ते क्यों रहे और कैसे जंग की मुनादी होने लगी थी। असल में हुआ यह था कि जब फरवरी का महीना शुरू हुआ तो बात 26 फरवरी 2019 की है। पुलवामा हमले का बदला लेने के लिए इंडियन एयरफोर्स ने यह तय किया कि कहीं ना कहीं इस हमले का बदला लेने के लिए कैसे अटैक करना है। इन तमाम चीजों पर तैयारी चल रही थी। बात 26 फरवरी की है 2019 की। पुलवामा हमले का बदला लेने के लिए इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान के बालाकोट पर एयर स्ट्राइक किया। एयर स्ट्राइक कैसे किया? बालाकोट में जैश-ए-मोहम्मद के ट्रेनिंग कैंप्स को तबाह करके किया। 27 फरवरी को पाकिस्तान हरकत में आया और अपने जेट फाइटर्स भारत भेजे। अमेरिका के लिए उससे लिए गए F-16 जेट फाइटर को पाकिस्तान निगरानी कर रहा था। जम्मू कश्मीर के पास हमला करने की ताक में भी हो सकता है। 27 फरवरी को विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान ने पठानकोट एयरबेस से MiG-21 फाइटर जेट से उड़ान भरी। पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट से अंगेज हुए और उसका पीछा करते हुए पाकिस्तान पहुंच गए। हवाई मुठभेड़ में अभिनंदन के MiG-21 को मिसाइल लग गई। उन्होंने पाकिस्तान में पैराशूट से एग्जिट किया और पाकिस्तान में उन्हें बंधक बना लिया गया। ये बैकग्राउंड था। भारत ने कूटनीतिक दबाव बनाया जब पता लगा कि हमारा पायलट वहां पर पकड़ा गया है। 28 फरवरी को संसद में खड़े होकर पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान ने अभिनंदन की रिहाई का ऐलान किया।
ये सबके लिए चौंकाने वाली बात थी कि पाकिस्तान एकदम रिहा करने पर मान गया। अभिनंदन वर्धमान की पाकिस्तान ने 1 मार्च 2019 को रात 9:20 पर अटारी वाघा सीमा पर सही सलामत छोड़कर उनकी रिहाई का जो ऐलान किया था वो पूरा कर दिया। मैं भी गवाह हूं उन पलों का, क्योंकि वाघा बॉर्डर से मैंने 11 घंटे लगातार रिपोर्टिंग की थी, सुबह से लेकर रात अभिनंदन की वापसी तक। पाकिस्तान में जब अभिनंदन भारत आए थे तो एबीपी न्यूज ने ही सबसे पहले ये सही और सटीक खबर दी थी आपको कि अभिनंदन अब आ रहे हैं, वरना खबरें चल रही थी कि 2 बजे आ गए, 2:30 बजे, लेकिन रात को हमने वो खबर आपको बताई थी। अगर आपको याद ना हो तो मैं इसलिए दोहरा रहा हूं। पाकिस्तान के दांत खट्टे करने वाले अभिनंदन को उसकी बहादुरी के लिए 2019 में वीर चक्र से नवाजा गया था। अभिनंदन पर भारत और पाकिस्तान में जंग छिड़ सकती थी, लेकिन पाकिस्तान झुका कैसे? और इतने खराब रिश्तों के बावजूद इमरान खान ने किन हालात में अभिनंदन को छोड़ने का ऐलान किया? ये सवाल आज तक हमारे, आपके और कई भारतवासियों के जहन में है। थोड़ी देर पहले मैंने अजय विसारिया साहब से बातचीत की। विसारिया तब इस्लामाबाद में भारत के राजदूत थे। कत्ल की उस रात का पूरा किस्सा उन्होंने बताया, आप भी सुन लीजिए। विसारिया साहब, जो क्रैश लैंडिंग हुई थी अब विंग कमांडर अभिनंदन की, उसकी खबर आपको कैसे पता चली और आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था? क्या चल रहा था तब पाकिस्तान में? बालाकोट के समय में दिल्ली में था और वो एक लंबा दिन था, मुझे याद है, जब ये खबर आई पहले तो खबर आई कि 3 पैराशूट हैं और 3 पायलट्स नीचे उतरे हैं पाकिस्तान में। उसके बाद खबर थी कि एक है और एक की खबर दबा दी गई है पाकिस्तान द्वारा। तो उस दिन करीब 2-3 बजे दोपहर तक ये खबर मेरे ख्याल से आई थी कि एक भारतीय पायलट पाकिस्तान में प्रिजनर है। तो बसारिया साहब, आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था? आपने कैसे हैंडल किया इस पूरे क्राइसिस को, या आपको क्या लगता था कि अब क्या होगा आगे? पहला ख्याल ये था कि कैसे इस पायलट को हम वापस लाएं, और उस बारे में हमारी चर्चा शुरू हुई। क्या चर्चा हुई? किससे चर्चा हुई? क्या प्लानिंग थी? काफ़ी बात हुई उस समय कि किस तरह से पाकिस्तान को बात किया जाए, उसमें रेड क्रॉस को भी शामिल किया जाए, अलग अलग संस्थाओं को जोड़ा जाए। पर उसके अलावा एक और ट्रैक था कि भारत ने एक कोअर्सिव डिप्लोमेसी का इस्तेमाल किया, कि ये भी पाकिस्तान को साफ़ हो गया था कि अगर वो पायलट वापस नहीं किया गया तो भारत अगले कदम और कठोर कदम उठा सकता है। तो ये बात भी साफ कर दी गई डायरेक्टली पाकिस्तान को, और ग्लोबल डिप्लोमेसी के द्वारा जो बातचीत हुई अन्य देशों से, ये बात साफ हो गई थी कि हम चाह रहे हैं कि हमारा पायलट वापस आ जाए। क्या ऐसी प्लानिंग थी कि अगर पाकिस्तान पायलट वापस नहीं करता है तो वाकई कठोर एक्शन लेने की तैयारी थी? बिल्कुल ऐसी तैयारी थी, और इस बात को साफ कर दिया गया था पाकिस्तान को डायरेक्टली, और अलग अलग जो मेजर पावर्स थे उनको भी साफ कर दिया गया था कि ये भारत की आस्क है और इसके लिए भारत कुछ कदम उठा सकता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि इमरान खान ने जो विंग कमांडर अभिनंदन को छोड़ने का ऐलान किया था वो उनकी दरियादिली नहीं, वो उनका भारत के प्रति डर था। ये भारत ने एक अपने सामने लक्ष्य रखा और उसे फिर हासिल किया। तो उस समय मेरे ख्याल से ये कहना ठीक होगा कि पाकिस्तान नहीं चाहता था कि ये सिचुएशन एस्केलेट हो। एक बात बताइए, क्या कोई टाइमलाइन भी दी गई थी कि इतने टाइम के अंदर अंदर नहीं छोड़ा तो कठोर कदम होगा? कुछ इस तरह का दिया गया था? और एक टाइमलाइन दी गई थी कि भारत कदम उठा सकता है 27 की रात को या 28 की रात को, और ये साफ कर दिया गया था कि पाकिस्तान एक अश्योरेंस दे कि वो वापस आएगा। तो ये साफ हो गया था पाकिस्तान को कि एक टाइमलाइन थी और एक डिमांड थी कि वो पायलट वापस आए। क्या इस तरह की भी कोई शर्त रखी गई थी, या भारत ने ये चेताया था कि किसी भी तरह से मानवीय यातना या टॉर्चर जैसी बात नहीं होनी चाहिए पायलट के साथ? बिल्कुल ये कहा गया था मेरे ख्याल से कि पायलट को कोई चोट नहीं लगनी चाहिए, उसको जेनीवा प्रोटोकॉल्स के अनुसार
जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर की इज्जत सम्मान करना आवश्यक है, उनको जो ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है। भारत ने जब ये चेताया साफ साफ पाकिस्तान को, तो क्या वहाँ के पॉलिटिकल लीडरशिप या पॉलिटिकल सेटअप को और आर्मी को, ये तमाम लोगों को ये खबर आपस में साझा करने का मौका मिला? पार्लियामेंट तक कैसे गई ये बात? जहाँ तक मेरा असेसमेंट है, ये एक आर्मी ड्रिवन प्रोसेस थी। तो फैसले आर्मी कर रही थी और ये सूचना दी जा रही थी सिविलियन लीडर्स को कि उनको क्या कहना है, क्या करना है। 2019 में पुलवामा के बाद दोबारा से एक पुलवामा पार्ट 2 करने की कोशिश भी हुई थी। ऐसे इनपुट मिले थे उस वक्त कि ये कर सकता है, या ये एक अफवाह फैलाई गई थी पाकिस्तान की तरफ से कि पुलवामा 2 की तरह का कोई बड़ा आतंकी हमला हो सकता है जम्मू कश्मीर में? एग्जैक्टली क्या हुआ ये तो कई रिपोर्ट्स हमने देखी, मगर मेरे अनुमान में ऐसा मेरी जानकारी में कुछ नहीं आया। कहाँ कितना बोलना है और क्या बोलना है, डिप्लोमेसी का ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है। पाकिस्तान की पैंतरेबाजी अजय बिसारिया अच्छे से समझते हैं। नपीतुली बात करने वाले बिसारिया साहब से मैंने करतारपुर कॉरिडोर और आगरा समिट से लेकर भारत पाकिस्तान के कूटनीतिक रिश्तों पर भी कई सवाल पूछे। करतारपुर कॉरिडोर खोलने का फैसला आपको क्या लगता है, ये पाकिस्तान की दरियादिली है, ये आस्था है, या इसके पीछे कोई और वजह भी है? इसके पीछे ये एक आर्मी का प्रोजेक्ट था, पाकिस्तान आर्मी का। तो उसमें एक स्ट्रेटेजिक कारण भी था पाकिस्तान का उसमें कि वो पंजाब में अपनी रेलेवेंस बढ़ा सके, भारतीय पंजाब में अपनी रेलेवेंस बढ़ा सके। तो ये एक प्योरली आस्था की बात नहीं थी, मगर भारत ने जिस तरह से इस मामले को लिया कि भारतीयों के लिए और भारत के लिए ये एक आस्था की बात है, एक पिलग्रिमेज की बात है। गुरु नानक का 550th बर्थ एनिवर्सरी का समय आ रहा था और हमारी ये मांग रही थी कई दशकों से कि ये कॉरिडोर खोला जाए। तो अगर ये प्रस्ताव पाकिस्तान ने दिया किसी भी कारण से, तो हम तैयार हैं उसको लेने के लिए, समझने के लिए, और जो सिक्योरिटी रिलेटेड चुनौतियां हैं उनको हम उनकी बात कर सकते हैं, उनको हम डील कर सकते हैं। आपको लगता है कि करतारपुर कॉरिडोर के पीछे पाकिस्तान आर्मी का हिडन एजेंडा भी है? एक एजेंडा ज़रूर था कि इस कॉरिडोर द्वारा पाकिस्तान पंजाब में, भारतीय पंजाब में ज़्यादा रेलेवेंट रहे और कुछ वहाँ के एलिमेंट्स को कंट्रोल कर पाए। पर जैसे मैंने कहा कि भारत की तरफ से ये एक आस्था का कॉरिडोर था। इट वाज अ कॉरिडोर ऑफ फेथ, कॉरिडोर ऑफ पीस, और भारत का प्रयास था कि जो सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं, जो चुनौतियां हैं, उनको डायरेक्टली एड्रेस करें, उनका निवारण करें और आगे बढ़ें इस कॉरिडोर को लेकर। आगरा समिट फेल होने का क्या सबसे बड़ा कारण मानते हैं आप? देखिए, मैंने इस बारे में उल्लेख भी किया है कि उसका सबसे बड़ा कारण था मुशर्रफ का रवैया, मुशर्रफ की ओवर रीच ऑन कश्मीर, हिज अटेम्प्ट टू लिंक ऑल प्रोग्रेस ऑन ऑल इश्यूज विद कश्मीर, कि कश्मीर के मुद्दे को सुलझाए बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। और वो एक तरह से ओवर रीच थी क्योंकि दोनों देशों में बहुत गैप था इस मामले में। तो जैसे कि कहा जाता है कि वहाँ पे अडवाणी साहब ने ओवर रूल किया, ये एक ठीक असेसमेंट नहीं है। मुशर्रफ की अपनी गलती थी कि उसने बहुत जल्दी बहुत कुछ कश्मीर के बारे में हासिल करने का प्रयास किया। क्या पाकिस्तान को इस चीज़ का इल्म था कि मोदी सरकार दोबारा बनने के बाद धारा 370 खत्म हो जाएगी, मतलब कश्मीर में जो है वो कोई भी भारतीय उसी तरह से रह पाएगा जैसे कि बाकी राज्यों में रहता है? ये असेसमेंट थी उनको? होनी चाहिए थी क्योंकि ये बीजेपी के मैनिफेस्टो में थी, मगर उनके लिए ये एक सरप्राइज़ था। उनके पास ये पूरी सूचना नहीं थी कि ये कब होगा, कैसे होगा, और उस समय होगा जब हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया बिसारिया साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। आपको एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई आपकी नई बुक के लिए। बहुत धन्यवाद। अजय बिसारिया सीजन डिप्लोमेट हैं। इतना बताना है, इतना नहीं बताना है, अच्छी तरह जानते हैं ये सब कुछ।
लेकिन इसमें कोई शक नहीं, नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद हिंदुस्तान की विदेश नीति बदली है। कई पड़ोसियों के साथ संबंध अच्छे हुए हैं, तो कुछ पड़ोसी अपनी हरकतों के कारण शरारतों से बाज नहीं आते, उनके खिलाफ सैन्य कदम भी उठाए जाते हैं। पाकिस्तान इन्हीं में से एक है। उरी हो या फिर पुलवामा हमला, मोदी सरकार की लीडरशिप में हमारे जवानों ने दोनों आतंकी हमलों का बदला लिया। पाकिस्तान में घुसकर मारा, इजराइल सर्जिकल स्ट्राइक किया, और अगर ऐसे किसी और हमले की कोई हिमाकत करता है तो सरकार सख्त फैसला लेने से हिचकिएगी नहीं। ये मैसेज भी साफ तौर पर दिया गया है। पहले क्या होता था? पहले इस तरह की कार्रवाई करने के लिए सरकारों को दूसरे मुल्कों की तरफ देखना पड़ता था, लेकिन भारत ने साफ कर दिया कि जब बात इंटरनल सिक्योरिटी की होगी तो फिर दुश्मन को उसी की भाषा में जवाब मिलेगा, जैसा इजराइल अपने दुश्मनों के साथ करता है, घर में घुसकर मारता है, और इसके लिए वॉशिंगटन से परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। पब्लिक इंटरेस्ट में हम तो यही उम्मीद करते हैं कि आस पड़ोस अगर सभ्य इंसान की रहे और उसकी तरह जीता रहे तो अच्छे रिश्ते होते हैं, बेहतर रिश्ते बनते हैं और मुल्क तरक्की भी खूब करते हैं। सूत ना कपास, जुलाहे से लठमलठ, ये कहावत आपने शायद सुनी होगी। कांग्रेस का हाल कुछ ऐसा ही लग रहा है। मुश्किल से 2 महीने बचे हैं लोकसभा चुनाव में, लेकिन तैयारी के नाम पर सिर्फ नीलबटे, सन्नाटा या बयानबाजी। इंडिया अलायंस में सीट शेयरिंग को लेकर हर सहयोगी के साथ कहीं ना कहीं कोई ना कोई पेंच फंसा हुआ है। जहां पेंच सुलझाने की उम्मीदें हैं, वहां कांग्रेस के बड़बोले और बेकाबू नेता काम बिगाड़ रहे हैं। जहां सब कुछ ठीक है, वहां कांग्रेस के अंदर ही कलह मची हुई है। ताजा मिसाल पंजाब की है। लीडर होंदा जिहड़ा पिछे तुरन वालियां नूं भरोसा जगा दे, इस भरोसे नूं टुटण नहीं देना। यही भरोसा लैके राजनीति जाया सी, यही भरोसा लैके राजनीति तो जाऊंगा, यही मेरे प्यो की मंग सी। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले नवजोत सिंह सिद्धू फिर से सक्रिय हो चुके हैं। कल पार्टी कार्यकर्ताओं में भरोसा जगाने निकले थे, लेकिन आज खुद होशियारपुर निकल गए, बिना पंजाब कांग्रेस आला कमान को भरोसे में लिए। कांग्रेस पार्टी, श्री नवजोत सिंह सिद्धू, श्री राहुल गांधी। आम आदमी पार्टी के साथ सीट शेयरिंग का मुद्दा पहले ही पंजाब कांग्रेस के लिए बड़ा सिरदर्द है, लेकिन उसके बीच सिद्धू का ये सियासी स्टाइल कांग्रेस के लिए क्या नई मुसीबत बन रहा है? चंडीगढ़ में पार्टी के नए प्रभारी देवेंद्र यादव ने मीटिंग बुलाई। पंजाब कांग्रेस के बड़े बड़े नेता पहुंच गए, लेकिन पार्टी की बैठक में शामिल होने की बजाय सिद्धू होशियारपुर में अकेले ही रैली कर रहे थे। याद करके देखो कि प्रण करते हैं आजादी की शाम नहीं होने देंगे, वीरों की समाधियों को बदनाम नहीं होने देंगे, जब तक तन में गर्म लहू की एक बूंद भी बाकी है, भारत माता का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे, नीलाम नहीं होने देंगे। पंजाब में कांग्रेस खुद को मजबूत करने में लगी है। पूरी पार्टी एक तरफ काम कर रही है तो दूसरी तरफ अकेले सिद्धू मोर्चा संभाले हुए है। जीतेगा पंजाब, जीतेगी कांग्रेस, इस नाम से ही पंजाब में सिद्धू रैलियां कर रहे हैं। 17 दिसंबर को बठिंडा के महराज में रैली की, यानी कैप्टन अमरिंदर सिंह के गांव में। 7 जनवरी को बठिंडा के कोटशमीर में रैली की और आज होशियारपुर में भी अकेले ही रैली को संबोधित किया। सिद्धू के निशाने पर पंजाब सरकार और पंजाब कांग्रेस के विरोधी दोनों हैं। पीली पग बन के कुछ नहीं होना मित्रा, पीली पग बन के रंग रलियां मनाउणियां 6-6 ਲੱਖ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਚ ਘੁੰਮਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਪੀਲੀ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ ਹੋ ਜਾ। ਵਰਕਰ ਨਾ ਸੰਭਿਆ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਸੰਭਲਣੀ, ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ मतभेद कोई लीडर पा सकता है, पर नवजोत सिंह सिद्धू एक्स MLA है, एक्स MP है, एक्स प्रधान है, लेकिन वर्कर एक्स नहीं हो सकता। मित्र प्यारे, सदा सी, सदा है, सदा रहू। सिद्धू की रैलियों से कांग्रेस में खलबली मची है। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग, पंजाब के बड़े नेता और पूर्व मंत्री
सुखजिंदर सिंह रंधावा, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रताप सिंह बाजवा और पूर्व मुख्यमंत्री राजेंद्र कौर भट्टल जैसे बड़े चेहरे सिद्धू से अंदर ही अंदर नाराज दिख रहे हैं। लेकिन सिद्धू को इनका क्या फर्क पड़ता है? दिल्ली में आला कमान तेल और तेल की धार देख रहा है, लेकिन पंजाब के बड़े कांग्रेस नेता इशारों इशारों में कहने लगे हैं अब पानी सिर के ऊपर से जा चुका है। सिद्धू के मसले पर आदरणीय देवेंद्र यादव जी जो हमारे प्रभारी हैं, हर चीज उनके नॉलेज में, हर चीज उनको पता है। उसके बारे में जो फैसला लेना होगा देवेंद्र यादव जी लेंगे, चाहे वो साबका कांग्रेस का प्रधान होवे ते चाहे कोई होर होवे। ओरे ते कार्रवाई बंदी है और कांग्रेस पार्टी जरूर कार्रवाई, अगर कोई डिसिप्लिन भंग करेगा ओरे ते होएगी। रैली जैसे कहते हैं जो उसका पॉइंट से ना, तो मैं समझती हूँ कि इस वक्त पे अच्छी बात तो जो ही होती है कि हम इकट्ठे होकर करें, इकट्ठे हो जाएं, इकट्ठे होकर मिलें। अगर उनकी कोई नाराजगी है तो हमें उसके साथ बैठकर बात करनी चाहिए। कुल मिलाकर पंजाब की सियासी रिपोर्ट फिलहाल ये है कि पंजाब में कांग्रेस की चुनौती दुगनी हो चुकी है। केजरीवाल से गठबंधन पर फाइनल मोहर लगनी बाकी है, लेकिन इससे पहले सिद्धू फैक्टर से निपटना भी एक बड़ा चैलेंज है। वैसे बात सिर्फ पंजाब की नहीं है। कश्मीर हो या केरल, गुजरात से लेकर असम तक, करीब करीब हर राज्य में किसी न किसी दल से कांग्रेस का पार्टनरशिप प्लान है, लेकिन हर राज्य में कोई ना कोई गड़बड़ चल ही रही है। और गठबंधन से पहले गांठ डालने का सूत्रधार या तो कांग्रेस का ही कोई लोकल लीडर है या कोई और नेता, लेकिन पार्टी के अंदर से ही। लोकल लीडरशिप के खिलाफ सिद्धू के बागी तेवर से पंजाब कांग्रेस में गुटबाजी भी उभर आई है। अधीर रंजन चौधरी और ममता बनर्जी में नहीं बनती, इसलिए बंगाल में टीएमसी से सीट बंटवारा अटका हुआ है। यूपी में कांग्रेस की लोकल लीडरशिप और समाजवादी पार्टी में तलवारें खींची हुई हैं, इसलिए मसला सॉल्व नहीं हो रहा। दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी से सीट शेयरिंग लटकी हुई है, यहां भी दो नेता लड़ रहे हैं, क्योंकि दिल्ली कांग्रेस को लगता है केजरीवाल फायदा कम नुकसान ज्यादा पहुंचाएंगे। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें बटेंगी, अभी बातचीत चल रही है, लेकिन कांग्रेस की लीडरशिप 20 सीटें मांग रही है और उद्धव की शिवसेना रोज उनको आत्मचिंतन की सलाह बांट रही है। बिहार में कांग्रेस नेता 40 में से 9-10 लोकसभा की सीटें मांग रहे हैं, वहां भी मामला अटका पड़ा है। नीतीश को संयोजक पद को लेकर गर्दन मरोड़कर घूम कर निकलने की आदत है, वो वैसा कर रहे हैं। राजस्थान में कांग्रेस की अंदरूनी गुटबाजी सबको पता है। कांग्रेस के हाथ से राजस्थान की सरकार फिसल गई, लेकिन सचिन पायलट और अशोक गहलोत की अनबन खत्म नहीं हुई। मतलब कहीं सहयोगियों से कांग्रेस ही नहीं बन रही, कहीं आपस में कांग्रेस नेताओं में तालमेल नहीं है। इसीलिए कांग्रेस अध्यक्ष को भी यह कहना पड़ा कि किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले नेता जुबान पर लगाम दें। कोशिश कर रहे हैं सब मिलके काम करें और जो इंडिया अलायंस की जो एकता है वो बरकरार रखें और सभी नेता एक वॉइस में बात करें और एक दूसरों के खिलाफ बात करने में कोई फायदा नहीं है। तो मेरा यही सबसे विनती है, जैसा हम एकजुट होकर काम करते आए हैं, आइंदा भी काम करना जरूरी है और वो काम कर रहे हैं। वैसे नेता की असली दिक्कत ही ये है कि वो चुप नहीं रह सकते। इंडिया गठबंधन तो बड़े जोरों शोरों के साथ बना था, लेकिन बैठकों के अलावा कुछ होता नहीं अभी दिख रहा। ना तो सहयोगियों से कांग्रेस का समझौता फाइनल हो रहा है, ना कांग्रेस गुटबाजी पर लगाम लग पा रही है। ऊपर से जगह जगह सिद्धू जैसे ज्यादा बोलने वाले नेता अलग मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन लड़ाई बीजेपी से लड़ना चाहता है, जो 24 घंटे चुनावी मोड में रहती है, जिसका हर नेता और कार्यकर्ता हरदम चुनाव के लिए तैयारी में लगा रहता है। लेकिन कांग्रेस और उसके सहयोगी अब तक यही तय नहीं कर पा रहे हैं कि चुनाव एनडीए के खिलाफ लड़ना है या आपस में। इसीलिए कांग्रेस को जो करना है जल्दी करना होगा। वक्त बहुत कम बचा है, लेकिन सबसे पहले उसे सेल्फ गोल मारने वाले अपने नेताओं पर लगाम कसनी होगी। चलिए, सियासत के बाद अब बच्चों की बात कर लेते हैं। आजकल ठंड बहुत ज्यादा है, हो सकता है आपके बच्चों के स्कूल भी बंद हो, वहां छुट्टियां चल रही हो।
कईयों की ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही हैं आजकल। थोड़े दिन बाद स्कूल खुल जाएंगे, लेकिन हरियाणा के 700 से ज्यादा स्कूल ऐसे हैं जो अब नहीं खुलेंगे। सरकार ने इन स्कूलों को परमानेंटली, पक्के तौर पर बंद करने का ऑर्डर दे दिया है। सवाल है, खट्टर सरकार ने अचानक ऐसा क्यों किया? जब शिक्षा अभियान पर सरकारें हजारों करोड़ रुपए खर्च करती हैं, पढ़ेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया जैसी मुहिम चलाती हैं, तो फिर सरकारी स्कूल बंद क्यों हो रहे हैं? इनमें पढ़ने वाले हजारों बच्चों का क्या होगा? हरियाणा के अंबाला का प्राइमरी स्कूल कुलदीप नगर के बच्चे इसमें पढ़ते हैं। मेन गेट बंद है, इस पर लिखा है आओ स्कूल चलें हम। लेकिन थोड़े दिनों बाद ना बच्चे स्कूल आएंगे ना टीचर इन्हें पढ़ाने। सरकार ने इसे बंद कर दिया। सोनीपत, यहाँ भी बच्चों के स्कूल हैं। इन्हीं में से एक है संस्कृति प्राइमरी स्कूल। ये बिल्डिंग भी बच्चों का इंतजार कर रही है, लेकिन ये इंतजार खत्म ही नहीं होगा, क्योंकि ये स्कूल भी बंद होने जा रहा है। ये स्कूल तो एकदम नया दिखता है, बाहर का बोर्ड चमक रहा है, लेकिन गेट पर ताला है। थोड़ी दूर एक और स्कूल है, काले गेट वाला। स्कूल बच्चों को बुला रहा है। दीवार पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा भी है। इन स्कूलों का क्या होगा? सवाल और आशंका इसलिए है क्योंकि हरियाणा की खट्टर सरकार ने ऐसे 5, 10, 50, 100 नहीं 735 स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया। लेकिन ऐसा किया क्यों? क्या बच्चों का रिजल्ट खराब आ रहा था, पढ़ाई ठीक से नहीं होती थी, या वजह कुछ और है? दरअसल जिन स्कूलों में 20 या इससे कम बच्चे आते हैं, सरकार उन स्कूलों को बंद करवा रही है। स्कूल बंद हो जाएंगे तो इनमें पढ़ने वाले बच्चों को पास के ही दूसरे बड़े स्कूलों में शिफ्ट कर दिया जाएगा। और अगर कोई स्कूल दूर है तो बच्चों को ट्रांसपोर्टेशन यानी उनके आने जाने का खर्च भी सरकार उठाएगी। पिछली बार जो हमने 100 से कुछ ज़्यादा थे, शायद 122-23 के आसपास थे, उनमें काफ़ी टाइम पहले की बात है जब हमने 60 स्कूल खोल दिए थे। अब तो मैं समझता हूँ कि शायद उनकी संख्या बढ़ भी गई स्कूलों की, तो हमने स्कूल खोल दिए। इनमें भी जिन स्कूलों को हम बंद करने लग रहे हैं, तो जैसे इन बच्चे की संख्या पूरी होगी तो दोबारा स्कूल खोल दें। हरियाणा के शिक्षा मंत्रालय का आदेश हर जिले में पहुंच गया है। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स ने काम शुरू भी कर दिया है। पता चला है कुरुक्षेत्र में 75, महेंद्रगढ़ में 65, रेवाड़ी में 48, भिवानी में 47, पंचकुला में 46, अंबाला में 39, सिरसा में 31, कैथल करनाल में 21, सोनीपत में 12, पानीपत और जींद के 5 स्कूल बंद किए जाएंगे। इनके अलावा बाकी जिलों में भी कई प्राइमरी स्कूल बंद होंगे। जो विभाग के द्वारा मांगी गई थी वो लिस्ट, प्रोपोज्ड लिस्ट हमारे द्वारा भेज दी गई है, और जो विभाग से भी जो हमारे पास लिस्ट आई थी उसको भी वेरीफाई करके हमारे द्वारा भेज 1.5, 2, 3 जितना भी गैप है, इतने किलोमीटर के ही हैं प्रत्येक जगह। प्राइमरी स्कूल 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पे हैं, तो उनको जो उनकी CRC में और जो नियरेस्ट है वहाँ पे उनको शिफ्ट कर दिया गया है। पेरेंट्स के मन में सवाल है कि क्या इसी सेशन से ये स्कूल बंद हो जाएंगे? पेरेंट्स के मन में सवाल है कि क्या इसी सेशन में ये सब स्कूल बंद हो जाएंगे? इसका जवाब है नहीं। फिलहाल हरियाणा में स्कूलों की सर्दी की छुट्टियां हैं। माना जा रहा है जब स्कूल खुलेंगे तब सरकार स्कूल बंद करने के प्लान पर काम करेगी। एक सेशन तो प्लानिंग में ही निकल जाएगा। हो सकता है अगले सत्र से ये सब शुरू हो। ऐसा कुछ नहीं है अभी कि निर्णय ले लिया गया है 20 से कम बच्चों को बंद करने का। एक्चुअली स्कूल से बच्चों को शिफ्ट किया जाता है दूसरे स्कूल में। एक तरह से इन स्कूलों के बच्चों को शिफ्ट किया जाता है दूसरे में, बंद नहीं किया जाता। जिस विद्यालय में, उसी विद्यालय में जहां पर बच्चे जा रहे होंगे तो वहां पर टीचर को भी शिफ्ट करेंगे। सवाल और भी है, बच्चों के ट्रांसपोर्टेशन वाला सिस्टम कैसा होगा? सरकार बस का इंतजाम करेगी या फिर प्राइवेट वैन लगाएगी, या फिर बच्चों को पेरेंट्स खुद अपने खर्चे पर स्कूल भेजेंगे? बाद में भुगतान सरकार करेगी। ये नीति फिलहाल क्लियर नहीं है। जो टीचर्स बच्चों को पढ़ाते हैं अब उनका क्या होगा? पता चला है इन टीचर्स का भी स्कूल बदला जाएगा, अलग अलग जगह पोस्टिंग होगी। लेकिन कोशिश यही रहेगी जो टीचर इन प्राइमरी स्कूलों में पढ़ाते रहे हैं उनका ट्रांसफर पास के ही स्कूल में किया जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को वही टीचर मिल सके। अभी जो बातें आपने सुनी वो हरियाणा सरकार का, वहां के अधिकारियों का पक्ष है।
मगर तथ्य क्या कहते हैं? आखिर सरकार को स्कूल बंद करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या बच्चों की कमी है या असली वजह कुछ और है? हरियाणा में कुल मिलाकर 14,562 सरकारी स्कूल हैं। इनमें से 8700 यानी 8,700 प्राइमरी स्कूल हैं। हरियाणा के छोटे बड़े सभी सरकारी स्कूलों में करीब 26 लाख बच्चे पढ़ते हैं। अब 735 प्राइमरी स्कूल बंद होंगे, उनमें करीब 7,500 बच्चे पढ़ते हैं, यानी औसतन हर स्कूल में 10 बच्चे मानकर चलिए आप। लेकिन तथ्य ये भी है कि हरियाणा में कई स्कूल ऐसे हैं जहां टीचर्स की भी कमी है। हरियाणा के प्राइमरी स्कूलों में 40,613 प्राइमरी टीचर होने चाहिए, अभी 35,788 मौजूद हैं, यानी 4,825 वैकेंसीज अभी भी खाली हैं। इसी के चलते कई बच्चे बिना टीचर वाले स्कूलों में दाखिला नहीं लेते, क्योंकि जब टीचर नहीं तो पढ़ाएगा कौन फिर? ये समस्या तो आती है। एक और बात, हरियाणा में जिन जगहों पर सरकारी स्कूल हैं वहां प्राइवेट स्कूल भी बड़ी तेजी से बने हैं। करीब 10,000 प्राइवेट स्कूल हैं जिनमें फैसिलिटीज भी ज्यादा हैं। हो सकता है इसलिए भी कई माता पिता अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं भेजना चाहते। आप इसी गांव में टीचरों की संख्या बढ़ाए, वहां पर अच्छी सुविधा प्रदान करें, टॉयलेट, बाथरूम और डिसिप्लिन का थोड़ा ध्यान रखा जाए तो अपने आप बच्चे आने लग जाएंगे। जैसे आप फैसिलिटी देंगे तो ये नहीं होना चाहिए। हमारे गांव में स्कूल जरूर रहना चाहिए, शिफ्ट करने की बजाय आप सुविधा यहीं दो। अगर गवर्नमेंट इसी स्कूल को 5वीं की जगह 8वीं तक कर दे तो सबके बच्चे यहाँ पढ़ सकते हैं, अच्छी सुविधाएं दे। जैसे कि अब टीचर एक है, उसकी जगह अगर 8वीं तक होगा तो टीचर भी बढ़ेंगे, सुविधाएं अच्छी मिलेंगी तो सब अपने बच्चों को स्कूल में डाल लेंगे। ऐसी बात नहीं है कि कोई सरकारी स्कूल में पढ़ाना नहीं चाहता, पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन क्या है कि एजुकेशन बढ़िया नहीं मिलती, इसीलिए प्राइवेट में जाते हैं। सभी अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। हर कोई चाहता है कि घर के पास ही उसके बच्चे का स्कूल होना चाहिए। खैर, हरियाणा में स्कूल बंद हो रहे हैं, लेकिन बिहार में क्या हो रहा है? बिहार में स्कूल के सिस्टम को सुधारने वाले अफसर के पाठक को लेकर आज एक बड़ी खबर आई। के पाठक जो शिक्षा सुधार के लिए वहां पर कोई ना कोई फरमान जारी करते रहते हैं और उनकी तारीफ नीतीश कुमार भी करते हैं। आज अचानक पाठक साहब का पता चला कि वो छुट्टी पर चले गए हैं। वो 8 जनवरी से 14 जनवरी तक दफ्तर नहीं आएंगे। लेकिन वजह क्या है? पाठक साहब ने जो एप्लीकेशन लिखी है उसमें तो स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया गया है, लेकिन सवाल छुट्टी की टाइमिंग को लेकर भी है, क्योंकि 13 जनवरी को पूरे बिहार में 1,10,000 टीचर्स को अपॉइंटमेंट लेटर बांटे जाने हैं। इनमें से 25,000 कैंडिडेट्स को सीएम नीतीश कुमार पटना के गांधी मैदान में ज्वाइनिंग लेटर देंगे। ये सरकार के लिहाज से, सिस्टम के लिहाज से बड़ा अचीवमेंट है। अब यहीं के पाठक साहब पर सवाल पूछे जा रहे हैं, क्योंकि पिछली बार जब इसी तरह का समारोह हुआ था, नियुक्ति पत्र बांटे गए थे, तो नीतीश कुमार के साथ के पाठक साहब मंच पर मौजूद थे, खूब तालियां बजी थी। सीएम साहब ने पाठक साहब की जमकर तारीफ भी की थी। लेकिन इसी के थोड़े दिन बाद पाठक साहब अपने फैसलों के लिए सुर्खियों में आए। एक के बाद एक नए आदेश जारी किए उन्होंने। शायद यही बात कुछ टीचर, नेताओं और मंत्रियों को पसंद नहीं आई। 15 नेताओं ने राज्यपाल से मिलकर उनकी शिकायत भी की। इसीलिए कयास लग रहे हैं कि पाठक साहब छुट्टी पर चले गए या भेजे गए हैं। खबर गोवा की। आज गोवा से ऐसी खबर आई जिसे सुनकर कलेजा कांप गया। कोई मां कैसे अपने 4 साल के बच्चे का कत्ल कर सकती है? वारदात दिल दहला देने वाली है। आरोप सूचना सेठ नाम की उस महिला पर है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में बड़ी शख्सियत है। बेंगलुरु के एक स्टार्टअप कंपनी की सीईओ हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एथिक्स लिस्ट में 100 प्रभावशाली महिलाओं में शामिल है सूचना। पुलिस का कहना है सूचना सेठ ने गोवा के एक होटल में अपने 4 साल के बेटे की हत्या कर दी, गला घोंटकर मार डाला अपने बच्चे को। इसके बाद शव को बैग में भरकर टैक्सी से बेंगलुरु के लिए रवाना हो गई। सूचना सेठ 6 जनवरी को गोवा के एक होटल में अपने बेटे के साथ रुकने के लिए आई। 8 जनवरी को चेकआउट कर लिया होटल से, लेकिन बेटा साथ नहीं था। होटल वालों ने कहा कि बेंगलुरु जाने के लिए टैक्सी बुक कर रही हैं आप, इससे तो आपको फ्लाइट सस्ती पड़ेगी, किराया कम लगेगा। मगर सूचना सेठ टैक्सी से ही गोवा से बेंगलुरु जाने की जिद करने लगी। होटल वालों ने टैक्सी करवा दी। इतने में जब स्टाफ वालों ने कमरा साफ किया तो उनको वहां कुछ खून के धब्बे मिले। शक यहीं से हुआ।
गोवा पुलिस ने टैक्सी ड्राइवर को फोन किया। जब होटल वालों ने पुलिस को बताया तो उन्होंने टैक्सी ड्राइवर को फोन लगाया। बात कोंकणी में हुई। ड्राइवर से पूछा गया कि साथ में छोटा बच्चा है, बच्चा था नहीं। गोवा पुलिस ने ड्राइवर को कहा कि महिला से बात कराओ। महिला से बात कराई गई। उसने कहा मैंने अपनी सहेली के यहाँ छोड़ दिया है बच्चे को। पुलिस ने फौरन उस सहेली के वहां जाकर चेक किया तो वो एड्रेस फर्जी निकला। जैसे ही वो एड्रेस फर्जी निकला, गोवा पुलिस ने दोबारा कोंकणी में बात की और ड्राइवर को फोन लगाकर कहा कि अब जहां भी तुम हो, जो भी पुलिस स्टेशन नजदीक मिले, सीधा इस महिला को लेकर गाड़ी वहीं चले जाओ। महिला को इसलिए पता नहीं चला क्योंकि वो कोंकणी नहीं जानती थी और पुलिस और ड्राइवर कोंकणी में बात कर रहे थे। सूचना को लेकर वो टैक्सी ड्राइवर कर्नाटक के चित्रदुर्ग में एक पुलिस स्टेशन पर पहुंचा और सारी हकीकत बता दी। वहां उसके बैग में बच्चे का शव मिला जब पुलिस ने तलाशी ली। लेकिन सवाल था कि बच्चे को मारा क्यों? एमा फेसी जब लेडी से हमारे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स ने बातचीत की तो उन्होंने ये बोला कि उनके हस्बैंड के साथ जो रिलेशनशिप है दैट हैज़ नॉट गुड। इनके डाइवर्स प्रोसीडिंग्स ऑलमोस्ट फाइनलाइज भी हुआ है एंड देयर वाज सम कोर्ट ऑर्डर बिकॉज ऑफ विच शी वाज वेरी अनहैप्पी। द इंट्रोगेशन इज स्टिल गोइंग ऑन। अभी वी हैव टू टेक हर बिफोर द कोर्ट एंड बेस्ड ऑन फर्दर इन्वेस्टिगेशन वी विल गिव यू मोर डिटेल्स। ये काम कोई कैसे कर सकता है? अगर रिश्तों में तनाव है, साथ नहीं रहना चाहते, तो इसमें बच्चे का क्या कसूर है? बच्चे को नहीं रखना चाहते तो इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चे को मार डालो, उसकी जान ले लो। तरीके और भी हैं। हम तो यही कहेंगे कि कृपया इस रास्ते पर यानी अपराध के रास्ते पर मत चलिए। तनाव है, उस तनाव को दूर करने के बहुत सारे तरीके हैं। अगर अपराध करेंगे तो घर तो बर्बाद होगा ही होगा, लेकिन आपकी जिंदगी भी बर्बाद हो जाती है।